हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में अभी तक जिस टॉपिक का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस इस वीडियो के मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट है, मैं इस वीडियो को पूरा कवर करूँगा। तो गाइस देखो, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें से कम आपके एग्ज़ाम में 1 से या मैं कहता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन तक भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस थोड़ा सा लेंदी टॉपिक बेशक है, लेकिन गाइस इसमें आपको समझना क्या है, जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाइस मैंने जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर के देखे हैं, तो मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बेस पे मैंने ये लेसन को तैयार किया है। तो गाइस देखते हैं, आज इसमें हम पहला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसकी बेसिक चीज़ें जैसे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हो गई, वो इसमें हम देखेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। और इसमें कहा गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि एज अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018, यानी कि 2018 तक जो अमेंड हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या क्या उसमें ऐड किया गया है, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट लाई गई थी, ठीक है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम वही इसमें डिस्कस करेंगे, फालतू चीज़ें हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गाइज 150 पेजों का है ये, ठीक है। तो 150 पेजों में से मैंने छांट के आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। तो गाइज अच्छे से वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। तो गाइज ये एक्ट जो है, ये चीज़ हमें प्रोवाइड क्या करता है, ये एक्ट हमें बताता है कि हमने हल्का पंचायत जो है हमारी, जिन्हें हम पंचायत कहते हैं, उनको किस तरह से हमें चलाना है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होती हैं उन्हें हमको किस तरह से चलाना है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग किस तरह से करनी है, और जो डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स जो होते हैं, जो इनके रिलेटेड जो कंसर्न वगैरह है, कुछ भी काम वगैरह है, उसको किस तरह से चलाना है, वो सब हमें इस एक्ट के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं गाइस इसमें जो है अलग अलग चैप्टर होंगे, ठीक है। हम एक एक चैप्टर को बारीकी से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी, इसका जो पहला चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी चैप्टर है। यहाँ पे इसमें क्या बताया हुआ है, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, एक्सटेंट, इसकी एक्सटेंट क्या है, और कमेंसमेंट, ये कब कमेंस किया गया था, और इसके अंदर कमेंसमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें थी वो हम देखेंगे। तो गाइज इस एक्ट को हम जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक एक्सटेंड है, पूरा जितनी भी, आज तो हमारी यूटी है, लेकिन जब ये बनाया गया था तब हमारी स्टेट थी, एरेस्ट वाइज स्टेट जिसे अब कहते हैं हम। तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में इसकी एक्सटेंशन थी, यानी कि वहाँ तक फैला हुआ था, हर एक जगह पे ये लागू था। It shall come into force on such date as the government may be notification of government gazette appointed in this behalf, ठीक है। इस बिहाफ में इसको मतलब 1989 में क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर थी, उसने इसको लागू करा था, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं गाइज, आपको डेफिनेशंस याद रखनी है कि किस चीज़ को क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक, तो ब्लॉक क्या कहा गया है इस एक्ट के अंदर, जो हमें डेफिनेशनें बताई गई हैं, अलग अलग चीज़ की डेफिनेशनें हैं, हम पूरी डेफिनेशंस को देखेंगे, एक भी डेफिनेशन हम नहीं छोड़ेंगे। तो ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब है कि ऐसा एरिया, ठीक है, कंप्राइजिंग सच कॉन्टीजियस नंबर ऑफ हल्काज, जिसमें कुछ पंचायत हल्काज आएंगे, ठीक है, और जिसको गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम डिटरमाइन करेगी कि इसके अंदर कितने पंचायत हल्काज आएंगे, कितना क्या होगा, जो क्या करेगी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करेगी, उसको बताती रहेगी, डिटरमाइन करती रहेगी। उसके बाद हमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस एक्ट के सेक्शन 20, देखो गाइस जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, आप बोलोगे सर सेक्शंस नहीं पढ़ाए, तो गाइस सेक्शन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल गाइस डिस्कस करे हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसका मतलब क्या है, ये 8 लिखा गया है यहाँ पे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब है इसको, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो ब्लॉक की डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है, तो इस एक्ट के सेक्शन 27 के अंडर उसको कंस्टिट्यूट करा गया था है। अब बिल्डिंग्स देखो, कुछ बिल्डिंग भी आती है, तो बिल्डिंग होती क्या है, बिल्डिंग में शॉप आता है, घर आता है, झोंपड़ी आती है, बाहर वाला जो घर होता है शेड, स्टेबल, सब स्ट्रक्चर, और एक ऐसी लाइट जो हमें, जहाँ हम बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, उसको चाहे हम ह्यूमन हैबिटेशन के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, एंड अदरवाइज वेदर ऑफ मैसनरी, ब्रिक्स,
बिल्डिंग या जो भी यहाँ पे होता है, चाहे हमारा थैच होता है, चाहे हमारी झोंपड़ी है, कुछ भी चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं। चाहे वो आपने मड वॉल भी क्या है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको, मेटलर एनी बिल्डिंग इंक्लूड्स ए वॉल, जिसमें क्या होगी, दीवार होगी, एंड ए वॉल बट डज नॉट इंक्लूड मड वॉल बिल्ट अराउंड एग्रीकल्चर लैंड नॉट अबटिंग ऑन द पब्लिक रोड। ठीक है, अब इसमें जो मड वाल जो है, जो हम कहीं पे अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, देखो हम क्या करते हैं, अगर जैसे हमारी ज़मीन गिर रही होती है, वहाँ हम क्या कर देते हैं, एक दीवार लगा देते हैं, लेकिन वो वाल जो है बिल्डिंग में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है गाइज, यहाँ समझ आ गया होगा आपको। तो अब अगला है हमारे पास केस। तो केस क्या होता है, केस का मतलब होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनकी प्रोसीडिंग किस रिस्पेक्ट में, ऑफेंस ट्राइबल बाय द हल्का पंचायती अदालत। ठीक है, वो केस जो हल्का पंचायती अदालत में क्या किया गया हो, उसको रखा गया हो। उसके बाद चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन में जो पंचायती अदालत का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट का चेयरमैन भी उस मतलब इसी पंचायती एक्ट के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका चेयरमैन भी, यानी इन तीनों चीज़ों के चेयरमैन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा वर्ड इस एक्ट में रखा गया है जिसके लिए मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आपका जो है ना एमपी, वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एमपी मतलब होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से चुनकर जाता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम ले लेता हूँ, डोडा हो गई, उधमपुर हो गई, रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैंने अपने इलाकों के नाम लिए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होगी, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड प्लानिंग की जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के बारे में एक ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जो ये सारे डिसीजंस क्या करेगा, बनाएगा, उनको लेगा, और ये बनाई जाएगी इसी एक्ट के तहत। इसकी ऐसी एक्ट के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी का मतलब है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट। जो भी स्टेट के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा वो क्या होगी, इलेक्शन की अथॉरिटी होगी। इलेक्शन अथॉरिटी मीन जब भी इलेक्शन वगैरह होगा वहाँ पे उस पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे हेड कौन होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा। उसके बाद हमारे पास इलेक्टोरल रोल क्या होती है। तो बस इलेक्टोरल रोल आपको पता होगा, कहते हैं ना कि आपकी वो लिस्ट आई है जिसमें आपके सारों के नाम हैं, अभी मुझे वोटर लिस्ट से हम कहते हैं। ठीक है, रोल जिसको प्रिपेयर किया जाता है इस एक्ट के प्रोविजन के तहत। उसका हल्का, हल्का क्या होता है, हल्का एक उर्दू वर्ड है। हल्का का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, ठीक है, जिसमें एक गांव जुड़ा होता है। ठीक है, उस गांव के कुछ मेंबर्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम क्या करती है, डिटरमाइन करती है कितने मेंबर होने चाहिए, कौन सा मेंबर होना चाहिए, कौन से वार्ड का कौन सा मेंबर होना चाहिए, लेडी मेंबर होनी चाहिए, ठीक है, या जेंट्स मेंबर होना चाहिए। ये भी जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है डिफाइन करती है। ठीक है, लेडी सरपंच होना चाहिए या जेंट्स सरपंच होना चाहिए, गाइस ये डिटरमाइन करती है। जैसे कि मैं अपने गांव के एग्जांपल लेता हूं, तो पहले मेरे गांव में जो जेंट्स सरपंच था, अब हमारे गांव में लेडी सरपंच है। मे भी अगली बार जो डिटरमाइन कर दे गवर्नमेंट, उसको क्लियर कर दे कि यहाँ पे फिर से जेंट्स सरपंच बनाना है। तो गाइस ये गवर्नमेंट जो है ना टाइम टू टाइम इसको डिटरमाइन करती रहती है। अब हल्का मजलिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट के जरिए यहाँ पे लाया गया था। हल्का मजलिस का मतलब ये पूछा जा चुका है, पहले भी एग्जाम में देखा था मैंने, कुछ इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। हल्का मजलिस का मतलब क्या होता है, सारे वोटर, हल्का पंचायत के सारे वोटर्स को हम हल्का मजलिस बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, हल्का पंचायत क्या होती है, मींस हल्का पंचायत जो होती है सेक्शन 4, मैंने कहा था ना कि मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस भी बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का, ठीक है, उसमें हल्का पंचायत को कंस्टिट्यूट करा जाता है। नायब सरपंच क्या होता है, नायब सरपंच क्या होता है, मींस नायब सरपंच ज़्यादा हल्का पंचायत, हल्का पंचायत को जो नायब सरपंच होता है, यानी कि सरपंच के बाद वाली जो हायरार्की आती है उसमें क्या कहते हैं, हमारा नायब सरपंच आता है। इसके बाद पंचायत एडवाइजरी कमेटी। तो अब पंचायत एडवाइजरी कमेटी जो है इस एक्ट के सेक्शन 8A के अंदर इसको
इंस्टीट्यूट किया जाता है कि इसको पंचायत की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें पंचायत को क्या करते हैं, वो एडवाइस करते हैं किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपने अपनी पंचायत को डेवलप करना है, ये सब हमें उसमें बताया जाता है। इसके बाद पंचायती अदालत होती है गाइस, जहाँ का एक चेयरमैन होता है। मैंने आपसे पहले कहा इसका मतलब होता है पंचायती अदालत का, जिसको इसके सेक्शन 47 गाइस, देखो मैंने कहा कि पंचायती एडवाइजरी कमेटी को सेक्शन 8A के तहत रखा जाता है। उसके बाद सेक्शन 47 जो है उसको पंचायती अदालत के तहत रखा जाता है। ठीक है, ये गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप जो है 2 या 3 नंबर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं इससे आप वो अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं आपके एग्जाम में तो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पंचायती अदालत किस लिए बनाई जाती है, यानी कि कोई भी हमारा वहाँ पे कोई ऐसे शूट्स आ जाएं, कोई ऐसी केसेस आ जाएं, वहाँ पे उनका ट्रायल करना हो, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल करनी हो, तो पंचायती अदालत सबसे पहले इस चीज़ को हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड क्या है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो भी इस रूल के अंदर रूल बनाए गए हैं उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब हैं, जो दिए हुए हैं। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी कि किस अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ठीक है, बाय नोटिफिकेशन के तहत नोटिफिकेशन निकाल के किस अथॉरिटी को यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपॉइंट किया है। जैसे मैं अभी बोलूँ कि अभी हमारे जो जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट है, इसने क्या किया है, जैसे इसने JKSSB एग्जाम्पल है गाइज, JKSSB को एक क्या बनाया है, एक ऐसी अथॉरिटी बनाया है जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करेगी। ठीक है, इसको किसने प्रिस्क्राइब किसने किया, कौन सी अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब किया। जैसे क्या करता है JK बैंक, अभी क्या करेगा, JK बैंक जो है ये IBPS एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बना देगा, इसको कहेगा कि आप इनका एग्जाम कंडक्ट करोगे। ठीक है, वैसे ही नोटिफिकेशन के तहत किसी अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, फॉर ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किस हर एक प्रोविजन के लिए या किसी एक प्रोविजन के लिए गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी। उसके बाद रूल्स की डेफिनेशन क्या है, रूल्स का मतलब मींस द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, वो इस एक्ट के अंदर आएंगे। अब सरपंच जो है, सरपंच का मतलब कि हल्का पंचायत का जो सरपंच होगा। इसके बाद शेड्यूल, तो गाइस शेड्यूल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो गाइस शेड्यूल का मीनिंग है, शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। ठीक है, मतलब कि जो भी इस एक्ट में शेड्यूल्स बनाए हैं ये उसका मतलब है। तो इसके बाद यहाँ पे ये राइट करना भूल गया, सॉरी। सूट, सूट का मतलब सिविल सूट, यानी कि कोई अर्जी, जिसे हम कहते हैं कि अर्जी डाली है कि हमारा ये काम है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है, कोई भी सिविल सूट वहाँ पे ला सकता है। ठीक है, उसके बाद वाइस चेयरमैन क्या होता है, वाइस चेयरमैन किसका, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का। कौन सा, वाइस चेयरमैन। जैसे मैंने चेयरमैन कहा था, तो चेयरमैन पंचायती अदालत का भी होता है, लेकिन पंचायती अदालत का वाइस चेयरमैन नहीं होता है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार लगा के याद कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद विलेज, विलेज क्या होता है गाइस, विलेज मींस पार्ट अ पार्सल ऑफ द लैंड हैविंग अ सेपरेट नेम। एक मतलब कि एक जमीन का ऐसा, मतलब कि एक ऐसी जमीन, ठीक है, जिसका एक अपना नाम होता है। ठीक है, जिसका एक अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे अपन का क्या बैठता है, जहाँ पे अपन का पटवारी बैठता है। ठीक है, आपको उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें जहाँ पर आपका पूरा रिकॉर्ड वगैरह, आपकी कितनी ज़मीन है, ये गाँव क्या है, खसरा नंबर क्या है, गिरदावरी नंबर क्या है, ऐसा ऑल दीज थिंग्स जो ये उस सब चीज़ें उसमें आती हैं गाइज। ठीक है, फिर इस एक्ट में एक और चीज़ हमें बताई गई है, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं इसमें, जैसे कि डिक्री, डिक्री होल्डर, जजमेंट डिबेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका सेम मीनिंग है। ठीक है, एज इज असाइंड टू देम इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट सामवत 1977, जो CPC, ठीक है, जो कोड है हमारा, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर एक्ट सामवत 1977, इसमें जो इनकी डेफिनेशंस बताई हुई हैं वही इस एक्ट में भी बता के रखी है। तो गाइस पूछा जा सकता है कि इसमें कुछ डेफिनेशन, जैसे कि डिक्री की डेफिनेशन क्या हो गई, डिक्री होल्डर कौन है, जजमेंट का डिबेट कौन कर रहा है, जजमेंट डिबेटर कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स जो है यहाँ पर वो सब किस एक्ट से रखी गई हैं, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट सामावत का है 1977 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसको भी स्टार लगा के याद कर दीजिए आप। ठीक, फिर है हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसमें, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। ये एक ऐसा एक्ट है
जो दूसरे लॉज को भी ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, अब ओवरराइड किस तरह करेगा वो देखते हैं। तो ये इस एक्ट में ऐसा प्रोविजन है, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or instrument having effect by virtue of any such law। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस एक्ट का जो ये है कि यानी कोई भी लॉ, ठीक है, जो इस लॉ के साथ इस एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं जुड़ पा रहा है, या वो कोई लॉ अगर वो एक्ट में नहीं है तो क्या कर सकता है, उस मतलब कि उस लॉ को ये ओवरराइड कर सकता है, यहाँ पे लॉ नया बन सकता है इस एक्ट के तहत। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इस वीडियो हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हल्का पंचायत और हल्का मजलिस भी है। ठीक है, एंड हल्का मजलिस आप लिख लेना, हल्का मजलिस। ठीक है, तो हल्का मजलिस मैंने कहा आपको कि जो पंचायत के वोटर होते हैं हम हल्का मजलिस कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, अब इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से होगी और हल्का पंचायत को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा। एक हल्का पंचायत होगी एक हर एक हल्के के लिए। अब हल्का मैंने आपको पीछे बता दिया, वो इसलिए डेफिनेशन बताने का ये मतलब था कि आपको आगे परेशानी ना आए ये देखने में कि हल्का चीज़ क्या है, हल्का पंचायत क्या है। वो इसलिए पिछले वाले चैप्टर में प्रिलिमिनरी चैप्टर जो है वहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, तो हल्का समझ गए आपको कि ऐसा लैंड जिसका अपना एक अलग सा नाम होगा, अलग सा इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं हल्का। ठीक है, तो हल्का हर एक हल्के की एक हल्का पंचायत होगी। ठीक है, और हर एक हल्का पंचायत बेयद एक अपना नाम होगा। ठीक है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा, और हर एक हल्का पंचायत की एक हल्का मजलिस होगी। ठीक है, जिसमें सारे ही लोग आएंगे जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में उस हल्का पंचायत के लिए इंक्लूड करे जाएंगे। मैंने वही कहा कि जो आपकी वोटर लिस्ट है वहाँ पे आपके नाम वगैरह जो भी हैं इंक्लूड करे जाते हैं, उसे हम कहते हैं हल्का मजलिस। ठीक है, इलेक्टोरल रोल कहते हैं। और हल्का मजलिस क्या होती है, जिसमें सारे ही वोटर आते हैं। उसके बाद सरपंच जो है ये कन्वीन करेगा एटलीस्ट, ये लिस्ट है। ठीक है, कन्वीन एटलीस्ट 2 मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस देने का फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है गाइस, देखिए 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ठीक है, और 31 मार्च, आपने ये सुना होगा कि मार्च फाइनल करना है गवर्नमेंट को। मार्च फाइनल करने के बाद सारी पेंडिंग जितनी भी हमारी क्या होती हैं, जितनी भी हमारी जो ये से क्या कहते हैं हम गाइस, पेंडिंग पेमेंट गवर्नमेंट को करने के लिए वो सब 31 मार्च कहते हैं कि मार्च में सारी पेमेंटें हो जाती हैं। अब वो देखो हम कहते हैं एक चीज़ हम ये कहते हैं कि 2020-21 में हमारा ये रहा, ये जीडीपी रही, एटसेट्रा ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब किसका मतलब क्या होता है कि 2020 का 21 क्यों लगाया है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। द रीज़न इज दैट कि ये है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। क्यों, अगर इस तरह क्यों है, अगर हमारा 1 अप्रैल 2020 से हमारा साल शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो वो 31 मार्च 2021 तक चलने वाला है भाई। इसलिए 2020 का 2021 लगा रहता है। ठीक है, तो कम से कम सरपंच को 2 मीटिंग करनी है हल्का मजलिस के जितने भी वोटर हैं हमारी पूरी पंचायत के, उसका तो उसको क्या करनी है, एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो उसको मीटिंग करनी ही करनी है। ठीक है, इसके बाद हर एक हल्का पंचायत में क्या होंगे, कुछ पेंचेस होंगे। ठीक है, कितने पेंचेस होंगे, 7 से कम पेंच नहीं होने चाहिए। ठीक है, 7 से कम पेंचेस हमारे पास नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 11। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपके पास 7 से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉट लेस देन 7 से कम भी नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 11, और आपको 11 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 11 पेंचेस होने चाहिए एक पंचायत में। ठीक है, एक हल्का पंचायत अगर इसको कहें तो बेटर रहेगा। इंक्लूडिंग द सरपंच एज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स इन दिस बिहाफ। इस बिहाफ में मैंने पहले कहा कि जो गवर्नमेंट जो है वो कभी भी ऊपर नीचे इसको कर सकती है, लेकिन 11 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 7 से नीचे पेंचेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद अगला है प्रोवाइडेड द पेंच सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर। तो ये भी इसमें बताया गया है कि जो पेंच की सीट है
वो शेड्यूल कास्ट के लिए भी होनी चाहिए, हरिजन जिनको हम कहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कहीं पे गुज्जर बकरवाल्स वगैरह हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स जो ट्राइब लोग हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपल हैं, उनके लिए भी पंचायत में, हल्का पंचायत में 1 सीट रखी जाती है, 2 सीट रखी जाती है, जितनी की उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को देख के उनके लिए सीटें वहाँ पे रखी जाती हैं पंचायत में, ठीक है गाइज। इसके बाद सरपंच जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। कौन उसको इलेक्ट करेगा? उसको इलेक्टरेट जो है उस हल्का पंचायत के, यानी कि जो वोटर हैं, ठीक है, उसको सरपंच को वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे इन सच ए मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उस मैनर में जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। पंचेस जो होंगे shall be elected from the constituencies delimited by the prescribed authority and in है गाइज ये in accordance with the rules, ठीक है। तो पंचेस जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज से यहाँ पर वो नहीं होंगे, ठीक है। पंचेस जो एक हल्का पंचायत में होंगे वो तो गाइज उसी विलेज में से होंगे, ठीक है, या उसी पंचायत में से होंगे। डिलिमिटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो प्रिस्क्राइब किसी अथॉरिटी ने डिलिमिट करके रखा है, यानी कि लिमिटेशन बना के रखी है रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद VLW, ठीक है, VLW मल्टीपर्पज वर्कर, ग्राम सेविका, ठीक है, ये क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। हल्का पंचायत आपने देखा होगा एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? कहते हैं कि जो बहुत पैसे खाता है, बहुत अमीर होता है, भाई ये वही सेक्रेटरी है जिसको VLW भी कहते हैं, ठीक है, विलेज लेवल वर्कर। जो वो आपके प्लान्स वगैरह बनाता है उसे VLW कहते हैं। अब टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितनी देर तक उनका ऑफिस रहता है, कितनी देर तक हल्का पंचायत जो है बनी रहती है। तो सरपंच, नायब सरपंच और हर एक पंच जो होता है हल्का पंचायत का 5 साल के लिए वो चुना जाता है, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबरशिप, अब हम उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। यानी कि मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, उसकी मेंबरशिप कैसे नहीं मिलेगी, कुछ रीजन दिए हुए हैं। अगर ये चीज़ें होंगी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। कब होगा? अब अगर वो हमारी स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, अब तो डोमिसाइल बन गया, अब तो डोमिसाइल बन गया। पहले क्या था? परमानेंट PRC, इसे हम स्टेट सब्जेक्ट भी कहते थे। यानी कि अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं था जम्मू कश्मीर का, वो ये सरपंच जो है नहीं बन सकता, यानी कि मेंबर हल्का पंचायत का नहीं बन सकता है। अगर इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई दूसरी लोकल बॉडी की कोई जॉब करता है, उसको भी मेंबर इसका नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और वो 25 ईयर्स से छोटा है तब भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अगर वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, या कोई मतलब उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको कर दिया है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि वो अच्छे दिमाग का इंसान नहीं है, पागल है, सनकी है, ठीक है, तो उसको भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। या उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इंसॉल्वेंट बता दिया है, ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जो मतलब किसी का कर्जा देने में सॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है, जिसे दिवालिया कहते हैं। अगर उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिवालिया कहा है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद इफ ही इज सैलरीड सर्वेंट ऑफ अ हल्का पंचायत, अगर उसको हल्का पंचायत का सैलरीड सर्वेंट है, उसको सैलरी मिल रही है किसी भी डिपार्टमेंट से, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो नहीं बनेगा। इज अ लंबरदार, अगर वो विलेज का लंबरदार है या चौकीदार है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आर ही हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट लोकल बॉडी हल्का पंचायत, यानी कि अगर उसको किसी ने भी नौकरी से निकाल दिया है, ठीक है, चाहे वो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट हो या हल्का पंचायत गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, उसको डिसमिस एक बार कर दिया गया है, उसके बाद वो कभी भी मेंबर नहीं बन सकता हल्का पंचायत का। कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई shall be disqualified to be chosen as a member of halka panchayat unless his name is included in the electoral roll of such halka panchayat। अगर उसका नाम electoral roll में नहीं है, no person shall be qualified, कोई भी आदमी जो है क्वालिफाइड नहीं होगा और उसको हम हल्का पंचायत का मेंबर नहीं चुन सकते हैं जब तक कि उसका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में ना हो, बल्कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको मेंबर बना सकते हैं।
अब सरपंच को रिमूव कैसे कर सकते हैं और नायब सरपंच को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। गाइस अपने सरपंच का नाम तो आपको पता ही होगा, पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए सरपंच का। एक बार मैं जानूं कि कितने लोग अपने सरपंच को, नायब सरपंच को जानते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक सरपंच और नायब सरपंच जो होता है, ठीक है, shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a majority of not less than 2/3 of total number of benches of हल्का पंचायत। अब देखिए किस तरह से सरपंच को, नायब सरपंच को हम हल्का पंचायत के जिनको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? 2/3, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास, आपकी पंचायत में 7 मेंबर हैं, ठीक है, अगर आपके पास 7 मेंबर में से 3 चुक 12, मान लीजिए कि अगर 4 मेंबर्स ने भी लिख के दे दिया कि भैया ये इनकम्पिटेंट है, ये हमारी पंचायत को नहीं संभाल सकता है, ठीक है, ये इस सीट के काबिल नहीं है, इस कुर्सी के काबिल नहीं है, तो मगर ये कौन होने चाहिए? मेंबर, पेंचिस जो होंगे वो लिख के, इनको मेंबर भी कहते हैं कि वे हमारा वार्ड मेंबर है, ये वार्ड मेंबर है, ठीक है। तो क्या है, ये जो है उसको उसी वक्त हटा सकते हैं सरपंच को, ठीक है। एक मीटिंग करनी है, टोटल नंबर ऑफ पेंचेस के 2/3 होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली कन्वेंट फॉर द एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाना है, उसको रखा जाएगा। अब वो क्यों बनाएंगे, उसके लिए भी कुछ रीजन रखे होंगे इन्होंने। ग्रॉस मिसकंडक्ट क्या होगा? अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, ड्यूटी में असमर्थ है, निगलेक्ट करता है अपनी ड्यूटी को, ठीक है। अगर सेक्शन 6 के तहत किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के, मतलब जो पीछे हमने कहा, कोई भी डिस्क्वालीफाई अगर मतलब है, डिस्क्वालिफिकेशन उसकी है, उसको तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा। फेलियर टू अटेंड 6 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत, अगर वो 6 लगातार हल्का पंचायत की मीटिंग्स में नहीं आता है, वहाँ पे आने में असमर्थ है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। फिलिंग वैकेंसी इन द हल्का पंचायत, तो हल्का पंचायत की वैकेंसीज को किस तरह से फिल करा जाता है? जब कोई वैकेंसी जो है या वो आ जाती है वहाँ पे, किसी पंच ने या सरपंच की डेथ हो गई या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो वैकेंसी को वहाँ पे इलेक्शन के जरिए या नॉमिनेशन के जरिए भी, किसी केस में किसी के अगर नॉमिनेशन से बन गया तो बन गया, अगर 2 आदमी खड़े हो गए तो भाई नॉमिनेशन से वहाँ पे बनने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी की डेथ हो गई, किसी हल्का पंचायत में, मान लीजिए कि एक बंदा है, चलो उसको बोल रहे हैं सारे किसको बना देंगे, अगर दूसरा बंदा खड़ा हो गया, बोलते हैं नहीं जी मेरे को भी बनना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनके इलेक्शन करे जाएंगे, ठीक है। कोई भी वैकेंसी जो हल्का पंचायत में शेल रेंडर इट्स प्रोसीडिंग इलीगल, कोई भी वैकेंसी जो है हल्का पंचायत में, इन द हल्का पंचायत शेल रेंडर इट्स प्रोसीडिंग, कोई तो वो क्या होगी, इलीगल होगी। सो लॉन्ग एज द नंबर ऑफ पेंचेस इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो 50% टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हल्का पंचायत, कोई भी वैकेंसी जो है हल्का पंचायत के आगे इसकी प्रोसीडिंग नहीं बढ़ाएगी, वो सब क्या होगा, इलीगल होगा, जब तक के पूरे 50% के मेंबर कम ना हो जाएं। पंचायत एडवाइजरी कमेटी, इसका क्या मीनिंग है? एक पंचायत की एडवाइजरी कमेटी होगी, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, ठीक है, जिसमें कुछ मेंबर जो हैं जो प्रिस्क्राइब करे जाएंगे कितने मेंबर होंगे। इसके बाद सुपर सेशन ऑफ द हल्का पंचायत, तो हल्का पंचायत को किस तरह सुपरसीड करा जाएगा इफ इन द, अगर गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या है कि हल्का पंचायत जो है वो इनकम्पिटेंट है, ठीक है, परसिस्टेंटली मेकिंग एक डिफॉल्ट, मतलब अपनी परफॉर्मेंस में डिफॉल्टिंग ला रही है, अपनी ड्यूटी जो उसके ऊपर दी गई है वो पूरे तरीके से नहीं निभा रहा है, तो इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट जो एक ऐसी नोटिफिकेशन निकाल के हल्का पंचायत को सुपरसीड कर सकती है, हल्का पंचायत को पूरा खत्म कर सकती है कि उसको हल्का पंचायत के अंदर रखेगी ही नहीं। पीरियड जो होता है सुपर सेशन का वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसको खत्म कर देगी यार, हल्का पंचायत को खत्म कर देगी, वहाँ पे दोबारा से भी इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विद इलेक्शन शैल बी हेल्ड, जिसके दौरान मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा सुपरसीड नहीं कर सकती है, 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। जब एक आर्डर जो है सब सेक्शन 1 इज पास, जब इस एक्ट के सब सेक्शन 1 के तहत अगर कोई ऐसा आर्डर जो है वो पास हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो एक आर्डर निकाल के जिसमें इन राइटिंग में एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करती है जिससे वो हल्का पंचायत के काम को करेगी। किसने पीरियड के लिए? फॉर सच अ पीरियड एज इट में स्पेसिफाइड बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, लेकिन 6 मंथ के ऊपर वो इसकी मतलब की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। इफ अगर हमारी हल्का पंचायत को सुपरसीड कर ले जाए तब क्या होगा? सरपंच और पंच जो होंगे हल्का पंचायत के, ठीक है,
क्या करेंगे, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेकर उनके ऑफिस को वैकेट कर देंगे। जैसे ही हमारे नोटिफिकेशन निकली कि भाई गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर दिया है आपकी हल्का पंचायत को, तो उसी डेट के दिन जो सरपंच होंगे, पंचेस होंगे, उनको अपना ऑफिस वैकेट करना होगा, खाली करना होगा। फंड जो होंगी और जो बाकी प्रॉपर्टी होती है हल्का पंचायत में, वो सब क्या होगी, सुपर सेशन के पीरियड के दौरान वो उस किसी आदमी के, किसी बॉडी के तहत रखी जाएगी। तो वो क्या करेगा, जो फंक्शन करेगी अंडर सब सेक्शन 3। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू सरपंच एंड पंचेस, तो पंचेस और सरपंचेस को जो रेम्यूनरेशन यहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम ऑनरेरियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऑनरेरियम और सैलरी में एक फ़र्क होता है। ठीक है, ऑनरेरियम और सैलरी में फ़र्क होता है। अब जो सरपंच को मिलती है वो सैलरी नहीं होती है, बल्कि वो ऑनरेरियम होता है। ऑनरेरियम होता है कि जो आपने दिहाड़ी लगे उसका पैसे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, हर एक सरपंच को एक कुछ मंथली ऑनरेरियम दिया जाता है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी होती है। तो हर पंच को भी क्या दिया जाता है, उसको भी शैल बी इंटाइटल टू सच अ सिटिंग फीस। सिटिंग फीस उसको भी दी जाती है जो गवर्नमेंट ने करी होती है, स्पेसिफाई करी होती है। रेजिग्नेशन जो होता है पंच, सरपंच और नायब सरपंच जो होता है किसी हल्का पंचायत का, वो लिख के दे सकता है अपने हाथ से। भाई हाथ से लिखेंगे ना, ठीक है, हाथ से लिख के क्या करेंगे, वो लिख के दे देंगे कि हमें क्या करना है, रेजिग्नेशन देना है। एड्रेस टू सच अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को दे देंगे, जो अथॉरिटी वहाँ प्रिस्क्राइब करी गई है किस अथॉरिटी को आपको देना है कि हम अपने ऑफिस से रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद ये हमारा ऑफिस जो है वहाँ पे वैकेंट रहने वाला है। तो गाइज ये था हमारा लेसन। आई होप कि गाइज आपको पूरे का पूरा समझ आया होगा। जो मैंने आपको सब सेक्शन कहे हैं वो आपको गाइज बिल्कुल याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो चीज़ें मैंने कही कि चेयरमैन किस किस का होता है, वाइस चेयरमैन किस किस का होता है, जिसे आपको याद रखनी है। इस वीडियो में आप खत्म करते हैं गाइज, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में जिसमें इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़े 2 लेंथी चैप्टर हैं। इसके बाद हमारे जो बाकी चैप्टर हैं 10 तक चैप्टर जो हमारे वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको हम जल्दी से खत्म करेंगे पार्ट 3 में। तो इसके बाद आपकी वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ गाइज, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।